नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारेख स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। आज ये जो वीडियो है वो ऐप के साथ साथ यूट्यूब पे भी डाला जा रहा है। तो जो भी यूट्यूब के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को देख करके ये तय कर लें कि पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड की अगर आप लंबी तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से जुड़ करके, और साधारण सी फीस मात्र 999 रुपये, और उसके लिए आपको एक नंबर यहाँ दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर जुड़ना है और उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क में आ सकते हैं और अपना पूरा कोर्स वहाँ कंप्लीट कोर्स वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। रूसो के सामाजिक समझौते संबंधी विचारों की हम बात करें तो रूसो के अनुसार सामाजिक समझौते के कुछ कारण हैं। क्या कारण थे, ऐसा क्या रीजन बना कि सामाजिक समझौता हुआ? सबसे पहली बात, प्राकृतिक अवस्था का अंतिम चरण। जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें 3 चरण थे। जब पहली अवस्था थी उस समय सब बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उसने 3 शब्द काम में लिए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वो तीनों चीजें वहां पर मौजूद थी। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, सारा सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जैसे ही दूसरा चरण आया, दूसरे चरण में थोड़ी सी दिक्कत आई कि विज्ञान पैदा हो गई थी, और विज्ञान पैदा होने के कारण से जो है, ये चीज मैं पिछले वीडियो में वहां ऐप पर पढ़ा चुका हूं, इसलिए आपको बताने के दृष्टिकोण से इसकी आपकी आधारभूत भूमिका बन जाए वो चीज बता रहा हूं। तो पहले चरण में समझ में आ गया, पहले चरण में सब कुछ बेस्ट था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तीनों मौजूद थे। लेकिन जैसे ही दूसरा चरण आता है, दूसरे चरण के अंदर विज्ञान पैदा होती है और विज्ञान के कारण कुछ असमानताएं आती हैं, लेकिन आती कुछ ही है। उसके बाद जब तीसरा चरण आता है, तीसरा चरण आते ही उसके बाद में संपत्ति उत्पन्न हो जाती है, और संपत्ति एक ऐसी चीज होती है कि वो पूरी तरह से असमानता पैदा करती है, और जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो है वो सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। संपत्ति जो है वो सब कुछ भ्रष्ट कर देती है, निजी संपत्ति से बोलेंगे। ठीक, इस प्रकार से जो है वो 3 चरण थे। अब तीसरे चरण आने के बाद जब हम अंतिम तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण था किस चीज के लिए? समझौते के लिए। तो समझौते का कारण अगर हम जाने तो बड़ा कारण था, तो वो था अंतिम समझौता। ठीक, अंतिम चरण था। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस अंतिम चरण में था क्या। तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा समाप्त हो गया था, बंधुत्व जो मैंने बताया पूरी तरह समाप्त हो गया था। निजी संपत्ति आते ही, प्राइवेट संपत्ति आएगी ना, आते ही पक्की बात है तीनों चीजें गई काम से। क्यों? क्योंकि जब सब हमारी पर्सनल संपत्ति आती है तो हमें ये मानने लग जाते हैं कि ये हमारी है, और मानते ही हैं। और जब ये मानते हैं तो निश्चित रूप से कुछ लोगों के पास होती है और कुछ लोगों के पास नहीं होती। तो निश्चित रूप से क्या नहीं होती? समानता नहीं होती, पहले तो वो खत्म हो जाती है। और जब जैसे ही समानता खत्म होती है, स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बराबर वाले के पास ही बैठता है, अपने बराबर वालों से संबंध रखता है, तो स्वतंत्र होकर के जीवन यापन नहीं करता। और उसके बाद में भाईचारा तो निश्चित रूप से समाप्त हो ही गया। तो इस प्रकार ये तीनों चीजें समाप्त हो जाती हैं। क्या आती है तब? निजी संपत्ति। तो दूसरी चीज क्या उत्पन्न होती है? निजी संपत्ति। तो ध्यान रहे, अंतिम चरण जो था, प्राकृतिक अवस्था का अंतिम चरण, उसमें 2 चीजें पैदा होती हैं, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और निजी संपत्ति। लेकिन ध्यान रहे, दूसरा चरण जो था वो उससे बेस्ट था, उसमें केवल विज्ञान के उदय कारण से कुछ असमानता थी। और जो प्रथम चरण यानी एकदम प्राकृतिक अवस्था की हम बात करें तो बिल्कुल आनंद की अवस्था थी, बर्बर अवस्था थी, कोई दिक्कत नहीं थी, शांत अवस्था, जिसके अंदर हर न व्यक्ति अच्छा था, न बुरा था, न अच्छाई से मतलब था, न बुराई से मतलब था, मस्त जीवन था उसका। तो वो प्रथम चरण था उसका। इन 2 समस्याओं का अंत करने के लिए रूसो ने क्या किया था? सामाजिक समझौते की कल्पना की थी। उसने कहा था कि इसलिए मनुष्य ने सामाजिक समझौता किया। मनुष्य के लिए सामाजिक समझौते की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 2 समस्याएं पैदा हो गई थी। प्राकृतिक अवस्था के अंतिम चरण में 2 चीजें पैदा हुई थी और उस कारण समझौता करना पड़ा था। तो सबसे पहली बात, समझौता क्यों करना पड़ा? रूसो के अकॉर्डिंग समझौते का रीजन क्या था? तो 2 चीजें थी, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा समाप्त हो गया था और निजी संपत्ति उत्पन्न हो गई थी। अब आगे देखते हैं अपन कि रूसो प्राकृतिक अवस्था के आदर्शों की पुनर्स्थापना करना चाहता था। मतलब वापस जाना चाहता था किसमें? उस प्रथम चरण में जो बहुत ही अच्छा था, उस चरण में वापस जाना चाहता है। इस कारण रूसो का कथन है कि प्राकृतिक अवस्था की ओर पुनः लौटो, गो बैक टू नेचर। बहुत महत्वपूर्ण बात है, रूसो का सबसे महत्वपूर्ण कथन है, गो बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। ये बात रूसो ने कही थी, और कारण वो प्रथम चरण मिल जाए। समझ में आ रही ना? तीनों चरण वापस से देख लो। प्रथम चरण क्या था? सब कुछ अच्छा था, आदर्श बर्बर अवस्था थी, बहुत ही सब, न मनुष्य अच्छा और न बुरा, बिल्कुल शांत अवस्था। दूसरा, फिर थोड़ा सा क्या होता है? विज्ञान का आविष्कार होता है। विज्ञान का आविष्कार होते ही, यानी विज्ञान जैसे मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है, थोड़ी बहुत असमानता आती है। और जैसे ही जब तीसरे चरण में पहुंचते हैं, यानी निजी संपत्ति पैदा होती है, पूरी असमानता आती है, और मनुष्य की 3 महत्वपूर्ण चीजें, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, समाप्त हो जाता है।
उसके बाद की बात कर रहा है वो कौन? रूसो। क्या कर रहा है कि जब ऐसी अवस्था आ गई तो मनुष्य को लगा कि ये तो गड़बड़ है, हमें जाना चाहिए वापस कौन सी अवस्था में? उस प्रथम चरण में जाना चाहिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समझौता करना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है गो बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। लेकिन जनसंख्या के आकार में वृद्धि के कारण पुनः प्राकृतिक अवस्था में लौटना संभव नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों नहीं लौट सकते? क्योंकि जनसंख्या का जो आकार है वो इतना हो चुका कि वापस लौटना संभव नहीं है। पूरी जनसंख्या उस हिसाब से तो नहीं रह सकती जैसे पहले रहती थी, तो जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए वापस उसको समझाना, इतने लोगों को बताना कि नई पहली अवस्था ये हुआ करती थी, किसी आज आपकी 5 पीढ़ियों पहले ऐसे थे हम, तो ऐसे वो मानेंगे नहीं, और न ही वो लोग सबके सब उस बात को समझेंगे। तो फिर क्या किया जाए? तो अब नया समझौता किया जाए, अलग प्रकार का समझौता जरूरी हो गया। तो उसमें क्या होगा? अब क्या होता है कि रूसो के अकॉर्डिंग सभी मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, सारे मनुष्य क्या होते हैं? एक जगह बैठ जाते हैं। अब एक जगह बैठकर क्या करेंगे? वो एक जगह इकट्ठित होकर के और सामूहिक रूप से संपूर्ण समाज, भाई सारा समाज इकट्ठा हुआ तो सामूहिक रूप से सारे इकट्ठे हैं, और उन्होंने क्या तय किया कि भाई इंडिविजुअल यानी समाज में 100 आदमी बैठे जैसे मानो, तो 100 में से हर व्यक्ति खड़ा होगा और कहेगा मेरी सारी शक्ति मैं इन 100 व्यक्तियों में बांटता हूं, सारे समाज को मैं देता हूं। जैसे कि होब्स ने किया था, होब्स ने भी ऐसे ही किया था, होब्स ने भी ऐसे ही समझौता किया था कि मैं अपनी सारी शक्तियां किसको देता हूं? समाज को देता हूं। तो यही बात कौन कहता है? रूसो कहता है। ठीक है, तो रूसो खड़ा होकर के, रूसो के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जब प्राकृतिक अवस्था का समाज इकट्ठा होता है तो वो क्या कहता है? उसमें से प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होता है और वो सारी शक्ति किसको देता है? समाज को दे देता है, ठीक, को सौंपता है। यह समझौता स्थायी है। और जब पूरे समाज को दिया गया, पूरा पावर किसको दिया? समाज को। अच्छा एक बात बताओ, जब समाज में व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि मैं अपने सारी शक्तियां समाज को देता हूं, तो जब समाज को देता हूं तो क्या वो उस पूरी जो शक्ति है उसमें से एक हिस्सा उसके ही पास मिलेगा? नहीं, 100वां हिस्सा तो मिलेगा। अगर 100 आदमी बैठे हुए हैं और उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं अपनी सारी शक्ति आपको देता हूं, पूरे समाज को सौंपता हूं, तो ये तो पक्की बात नहीं कि 100वां हिस्सा तो उसके पास आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब वो कुछ शक्तियां अपने पास ऑटोमेटिक समाज का सदस्य होने के नाते उसे प्राप्त हो जाती है, और बाकी सारी शक्ति किसको देता है? वो समाज को ही दे देता है। अब यहां बात जो हुई, यानी ये जो समझौता हुआ वो क्या हुआ? स्थायी। सारे सदस्य बैठे, प्रत्येक ने खड़े होकर के सारी शक्ति समाज को दी, तो ये क्या हुआ? स्थायी समझौता। अगली बात आती है रूसो द्वारा सामाजिक समझौते के बाद स्थापित नागरिक समाज की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, जो नागरिक समाज बना उसकी विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहले सावयवी एकता वाले नागरिक समाज की स्थापना करना, यानी एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें सावयवी एकता हो गई एकता? नहीं हुई, ऑटोमेटिक हो गई। सावयवी एकता इसलिए हुई, मैंने फिर बताया बात को, कि जब एक व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी सारी शक्ति समाज को देता हूं, और तो ऑटोमेटिक वो समाज का सदस्य होने के नाते उन शक्तियों का एक हिस्सा अपने पास ऑटोमेटिक ले लेता है, तो वो सब के सब सावयवी रूप से, अवयव के रूप में जुड़ गए, क्योंकि सब के सब एक दूसरे से निश्चित रूप से जुड़ गए, क्योंकि सारी शक्ति उन्होंने किसको दी? समाज को दी। की तरह लेवियाथन को सारी शक्ति नहीं दी, बल्कि समाज को सारी शक्ति सौंपी है। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक। दूसरी बात, प्राकृतिक अवस्था के आदर्शों स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की स्थापना। अब क्या होगा? जब वो सारी शक्तियां समाज को देंगे तो सबसे बड़ा क्या होगा? बंधुत्व तो पहले आएगा, सबको देंगे सारी शक्ति, तो सबके सब बंधुत्व बना नहीं बना आ गया। फिर दूसरी बात, क्योंकि समाज में सब बराबरी बैठे हुए हैं तो कुछ हद तक समानता भी आई, और कुछ हद तक जो है वो स्वतंत्रता भी फिर ऑटोमेटिक आ जाएगी। कुल मिलाकर के ये समझौता बहुत बढ़िया काम करेगा। अगली बात, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना होगी। अब देखो उस समझौते से क्या हुआ? समझौता हुआ, सारी शक्तियां समाज को दी, तो वो सारा समाज जो बना वो समाज कंप्लीटली बराबर ताकत पर हुआ है। अब आपने किसी राजा को शक्ति दी नहीं, शक्ति किसको दी है? जैसे लोक ने और होब्स ने किसे बनाया था? राजा को। होब्स ने तो डायरेक्टली राजा को पावर दिए थे कि जनता इकट्ठी होकर के अपनी सारी शक्तियां किसको देगी? राजा को। लोक कहता है कि 3 शक्तियां, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता को छोड़ के सारी शक्ति राजा को दी जाएगी। लेकिन रूसो कहता है कोई राजा नहीं है, समाज ही सब कुछ है, इसलिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सारी शक्तियां समाज को ही देगा। इसका मतलब यह है कि वो सबके सब ही राजा हैं, यानी वो समाज ही राजा है, समाज ही सब कुछ है। इसका मतलब कि पब्लिक की चलती है, और जहां पब्लिक की चलती है यानी जनता की चलती है, जनता का राज होता है, तो क्या होता है?
लोकतंत्र होता है। और इसमें यह बात और है कि रूसो फिर किसी प्रतिनिधि के चुनाव की बात भी नहीं करता, और जब चुनाव की बात नहीं करता इसका मतलब सारे लोग इकट्ठे होकर के एक जगह बैठ करके और फिर वो खुद ही खुद का शासन करेंगे। इसका मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, कोई प्रतिनिधि भी इसमें शामिल नहीं होगा, प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्था भी नहीं होगी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, पूरी जनता ही डायरेक्ट शासन करेगी। और इसीलिए क्योंकि रूसो स्विट्जरलैंड का था तो वहां के लोगों ने उसे तुरंत अपनाया, और अपना करके स्विट्जरलैंड में आज भी दुनिया का एकमात्र देश जहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। ये बड़ा रीजन था। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना हुई उसी समझौते के कारण से। उसी समझौते से लोकप्रिय प्रभुसत्ता की स्थापना भी हुई। सीधी सी बात है, जब आप ऐसे समाज की स्थापना कर रहे हैं जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी एक संप्रभु समाज, उस समाज के पास सारी शक्तियां हैं और वो समाज ही शासन करेगा, इसका मतलब क्या है कि वो लोकप्रिय तो ऑटोमेटिक हो गई, खुद ही तो कर रहे हैं। जब आप और मैं खुद शासन करेंगे अपने ऊपर या अपनी शासन व्यवस्था के ऊपर, अपने देश के ऊपर, क्योंकि भारत में संभव नहीं कि बहुत बड़ी जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन अगर हम सब मिल करके शासन करना शुरू कर दे भारत के अंदर तो हमको नहीं लगेगा अच्छा कि हम भी राजा हैं। तो इस प्रकार से लोकप्रियता तो आएगी, उस शासन व्यवस्था में लोकप्रियता आएगी, इसलिए लोकप्रिय प्रभुसत्ता की स्थापना तो होगी। प्रभुसत्ता अथवा शक्ति का स्रोत सामान्य इच्छा होगी, ये बड़ी शानदार चीज है, इसको पढ़ेंगे भी आज, ठीक है। संप्रभुता अथवा शक्ति का स्रोत, संप्रभुता का और शक्ति का जो स्रोत है वो क्या होगी, सामान्य इच्छा। अब ये सामान्य इच्छा क्या होती है इसके बारे में बता तो मैं अब देता हूं, डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। सामान्य इच्छा क्या है, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बताना भी बहुत जरूरी है। सामान्य इच्छा का मतलब होता है कि वह इच्छा, जिस इच्छा के द्वारा, ध्यान से सुनना, सामान्य इच्छा वह इच्छा होती है जो सबके हित की इच्छा होती है। और जब इसके अंदर सबके हित की बात हो रही है ना, तो इसमें बिल्कुल भी बहुमत की बात नहीं हो रही है। कोई गारंटी नहीं है कि बहुमत की इच्छा सबके हित की इच्छा हो। कौन कहता है, रूसो। वो कहता है कि 100 आदमी बैठे और 100 में से 51 आदमी कोई बात करे हैं, और वो 51 जो करे ना, उन सब के सामने एक व्यक्ति खड़ा है और वो एक व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है जिससे पूरे समाज का भला हो जाएगा, तो वो एक व्यक्ति वाली बात ना वो माननी है, 51 वाली बात नहीं माननी। समझ में आ गई। बहुमत की इच्छा सामान्य इच्छा नहीं होती, सामान्य इच्छा होती है केवल लोक कल्याणकारी इच्छा। इतनी सी बात समझ लो, बाकी डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात वो कहता है कि जब वो समाज बनेगा, आपस में समझौता किया समाज ने समझौता करके अपनी सारी शक्तियां, प्रत्येक व्यक्ति ने सारी शक्तियां समाज को ही दे दी, और समाज का सदस्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को वो शक्तियां पुनः प्राप्त भी हो गई, क्योंकि इंडिविजुअल रूप से सबके सब बैठेंगे तो बंटवारा होगा, तो खुद को भी कुछ न कुछ प्राप्त तो होना है। तो इस प्रकार का समझौता हुआ और उससे लाभ ये हुआ जो हमने पढ़ा। सबसे पहले एकता बनी, सावयवी एकता हुई, नागरिक समाज बना। दूसरी बात प्राकृतिक अवस्था के आदर्श, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो प्राकृतिक अवस्था में रूसो बताता है, वो चीजें प्राप्त हुई। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोकप्रिय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई, और संप्रभुता जो है, उस संप्रभुता में सामान्य इच्छा जो है वो सबसे बड़ी चीज हो गई। यानी संप्रभुता सारी किसके पास चली गई, सामान्य इच्छा के पास, अर्थात वह इच्छा जो सबके हित करने वाली इच्छा है उसके पास पावर चला गया। ताकतवर कौन बन गया, सामान्य इच्छा बन गई। ठीक, आगे देखते हैं। एक बेसिक बात समझना तुम, उसके बाद में तीनों चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या क्या, निरंकुशतावाद, आदर्शवाद और व्यक्तिवाद। तीनों चीजें एकदम से समझ में आ जाएंगी कि रूसो के समझौते में तीनों कैसे विद्यमान है। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात बताओ कि जो समाज रूसो ने बनाया, जिस समाज की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि सब इकट्ठे हुए, 100 व्यक्ति इकट्ठे हैं, व्यक्ति खड़ा होता है और अपनी सारी शक्तियां समाज को देता है, और समाज का सदस्य होने के नाते उसके पास भी शक्ति आती है। तो समाज का सदस्य होने के नाते उसके पास शक्ति आ रही है ना, तो वो क्या हुआ, व्यक्तिवादी। पहली बात, पहला तो समझते से क्या पैदा हो गया, व्यक्तिवाद, क्योंकि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अब आती बात आदर्शवाद की। आदर्शवाद और निरंकुशतावाद। आदर्श कौन है, राजा। जिस भी राज्य को हम आप आदर्शवादी बनाओगे, आदर्शवाद का मतलब क्या है पहले तो समझो। आदर्शवाद का मतलब होता है कि वह शासन व्यवस्था जिसमें राज्य को बहुत सही माना जाता है, राज्य ही सब कुछ होता है, जिस पर राज्य की बड़ाई की जाती है, राज्य को आदर्श माना जाता है, राज्य में कोई कमी नहीं मानी जाती। तो देखो रूसो ने क्या किया, सामान्य इच्छा बना दी, और सामान्य इच्छा जो बनाई ना वो आदर्श बना दी। यानी उसने क्या कहा कि सबके हित की इच्छा ही सामान्य इच्छा है। मतलब बढ़िया है, उसमें कोई कमी हो सकती है क्या, नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ है, सबके हित की है, तो इसका मतलब वो आदर्श है
बेस्ट है, सब मानेंगे उसको, आदर्श है वो, और वो जो सबके हित की इच्छा है उसके अंदर कोई कमी आप नहीं निकाल सकते और पूरा समाज भी नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि वो तो साफ बात है, सबके हित की है। तो इसलिए वो दूसरी बात क्या आ गई, आदर्शवाद, मतलब सामान्य इच्छा में सबकी हित निहित है, इसलिए वो क्या हो गया, आदर्शवादी राज्य हो गया। अगली बात, सामान्य इच्छा जो है वो निरंकुश कैसे हो जाती है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और निरंकुश भी इतनी कि होब्स के लेवियाथन से ज्यादा निरंकुश आती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कैसे? देखिए, सबसे पहले देखो आप कि होब्स ने जब लेवियाथन बनाया था ना, तो उसने एक बात कही थी, क्या? कि सेल्फ प्रिजर्वेंस, आत्म संरक्षण अगर खत्म हो जाए, अगर मान लीजिए लेवियाथन हमारे आत्म संरक्षण को नहीं बचा पाए, यानी हमारे को नहीं बचा पाए, जीवन ही हमारा नहीं बचा पाए, हमारे को मार दे कोई आकर के, और वो लेवियाथन कुछ नहीं कर पाए, ठीक, आत्म संरक्षण संकट में आ जाए, तो पब्लिक मिलकर के किसको समाप्त कर देगी, राजा को। शर्त लेकिन एक थी कि आत्म संरक्षण अगर नहीं कर पाएगा, बाकी किसी कारण से नहीं हटा सकती पब्लिक, एक कारण से, ये पक्की बात थी उसमें कि आत्म संरक्षण के लिए तो बना है, और वो आत्म संरक्षण ही नहीं कर पाएगा तो हटना हटना है। क्लियर बात? फिर लोग ने तो वैसे ही स्पष्ट कर रखा था क्या, कि जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता बचाने के लिए हमने राजा बनाया है, अगर ये नहीं बना पाएगा, अगर ये तीनों रक्षा हमारी नहीं कर पाएगा तो हम राजा हटाएंगे। तो लोग वाला तो वैसे ही मामला ढीला डाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लोग तो निरंकुश बनाता भी नहीं है, लोग तो सीमित शासक को सीमित कर रहा है, तो लोग की तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं रूसों में, तो जो होब्स का राजा निरंकुश दिखाई देता ना लेवियाथन कि वो निरंकुश है, उससे भी खतरनाक निरंकुश सामान्य इच्छा है। अब आप कहोगे सर कैसे, ये तो पब्लिक की इच्छा है, पब्लिक के भले की इच्छा है, कैसे हो सकती है ऐसी? लेकिन है, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे है? देखना, सुनना ध्यान से। सामान्य इच्छा जो ना, उसको बनाया किसने? पब्लिक ने। किसके हित की इच्छा है? पब्लिक के हित की इच्छा है। और पब्लिक के हित की इच्छा, जब पब्लिक में से कोई एक व्यक्ति या अगर कोई समूह मिलकर के तय कर दे कि हाँ ये इच्छा जो है वो पब्लिक के हित की है, अब उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, यानी नो चेंज। अब उसका कोई इलाज आपके पास नहीं है। अगर कल को वो इच्छा गलत रिएक्शन भी कर जाए ना, तो कोई मतलब आपके पास इलाज नहीं है। कहने का मतलब कि ये तो इतना खतरनाक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर कटा लेवियाथन है। सामान्य इच्छा क्या है? सिर कटा हुआ लेवियाथन। मतलब लेवियाथन का सिर तो दिख रहा था कि राजा है, इसमें तो राजा भी नहीं दिख रहा, और उससे भी ज्यादा क्या है, ये खतरनाक है, क्योंकि एक बार अगर तय हो गई कि ये सामान्य इच्छा है तो फिर वो कुछ भी करेगी, उसका आपके पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो सीधी पहले से घोषित है क्या, कि ये जो करेगी वो पब्लिक के हित में ही करेगी, और उसको रोकने के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की। जैसे कि होब्स के लेवियाथन को रोकने के लिए व्यवस्था थी कि जो पब्लिक जो है वो उस आत्म संरक्षण की रक्षा के लिए, आत्म संरक्षण के लिए लेवियाथन को बैठा सकती है, ऐसी व्यवस्था लेकिन किसमें नहीं थी? सामान्य इच्छा के अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, रूसों के सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति था। क्यों किया था उसने ऐसा? स्वतंत्रता मिल जाए, सबके सब फ्री हों, समाज बने, स्वतंत्र रूप से रहें। रूसो सामाजिक समझौते की विधि होब्स की भांति, परंतु उसका मूल तत्व लॉक की भांति है। बड़ी महत्वपूर्ण बात। होब्स जो रूसो है ना, रूसो का सामाजिक समझौता तो कैसा है? सामाजिक समझौता है, समझौते की विधि, रूसो के सामाजिक समझौते की विधि जो है ना, वो तो किसकी तरह है? होब्स की तरह। और उसका जो मूल तत्व है वो किसकी तरह है? लॉक की तरह। मतलब मूल तत्व तो जो है वो तो लॉक की तरह है, दिखती कैसे है? होब्स की तरह। क्यों? क्योंकि होब्स ने क्या कहा था कि सारी शक्तियां व्यक्ति किसको दे देगा? राजा को। और रूसो क्या कर रहा है कि सारी शक्तियां किसको दे दी जाएगी? समाज को। ठीक, तो लगभग सेम से दिखाई दे रही है, सारी शक्तियां दी जा रही हैं। लोग सारी शक्ति दे नहीं रहा था, लोग क्या नहीं कर रहा था? सारी शक्ति नहीं दे रहा था। इसलिए दिखने में ये रूसो का समझौता लोग की तरह नहीं दिख रहा, होब्स की तरह दिखाई दे रहा है। क्लियर? कि होब्स की तरह तो ये समझौता कैसे दिखता है और लोग की तरह कैसे दिखता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि होब्स की भांति इसका रूसो का सामाजिक समझौता होब्स की भांति कैसे है। नंबर एक, रूसो में होब्स की भांति एक समझौता पाया जाता है। बिल्कुल सही बात। लोग वो व्यक्ति था जिसने समझौते दो बताए थे। होब्स ने भी एक समझौता बताया, रूसो ने भी एक समझौता बताया, तो दोनों ने एक एक बताया था। पहली बात। दूसरी बात, रूसो के समझौते में भी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए, यही पक्की बात है। होब्स ने क्या किया था? होब्स ने कहा था कि पब्लिक सारी इकट्ठी होगी और सारे अधिकार लेवियाथन को दे देगी। ठीक, किसके लिए? आत्म संरक्षण के लिए।
इतनी बात जरूर थी, बाकी अधिकार एक भी व्यक्ति ने नहीं रखा था, सारे अधिकार किसको दे दिए थे? राजा को। और इसी प्रकार से रूसों का जो समझौता है उसमें भी जो पब्लिक बैठेगी उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सारे अधिकार किसको दे देगा? समाज को दे देगा। केवल समाज का हिस्सा होने के कारण से कोई अधिकार मिल गया तो मिल गया, अन्यथा उसने अपने सारे अधिकार किसको दे दिए? समाज को दे दिए। अगली बात, रूसों का राज्य होब्स की भांति ही निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित, अदेय और अविभाज्य है। अब बात आती है कि रूसों लोक की तरह कैसे है, उसका जो मूल तत्व है वो लोक की तरह कैसे है। देखिए, रूसों ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते के द्वारा रखा था। यानी जो रूसों ने किया था ना, रूसों ने क्या किया था? रूसों ने ये किया कि समाज इकट्ठा हुआ, जैसे मैंने बताया 100 आदमी थे, 100 में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, सारे अधिकार किसको दे दिए? उन 100 आदमियों को, यानी उस समाज को पूरे अधिकार दे दिए। जब हम लोक पढ़ते हैं तो उसका जो पहला समझौता होता है उसमें भी नागरिक समाज पहले बनता है। उसमें भी यही होता है कि हम सब मिलकर के एक नागरिक समाज बनाएंगे और फिर अपने सारे अधिकार जो है वो उसमें से 3 अपने पास रखेंगे और बाकी राजा को देंगे। तो कहने का मतलब कि नागरिक समाज लोक ने बनाया, नागरिक समाज रूसों ने बनाया। दोनों ने समझौते से नागरिक समाज का निर्माण किया, लेकिन होब्स ने नागरिक समाज समझौते से नहीं बनाया। क्लियर? अगली बात, लोक की भांति रूसों ने सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी। रूसों ने जो ना वो, जैसे लोक ने क्या किया था? लोक ने कहा था कि राजा जो बनेगा वो राजा ये करेगा कि हमारे जीवन संपत्ति स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और नहीं कर पाएगा हम उस दिन उसको हटा देंगे। ऐसे ही रूसों ने जो है, रूसों ने क्या किया कि अपने सारे अधिकार किसको दिए? समाज को दिए। और समाज को जो अधिकार दिए उसमें यही था कि जो भी राजा सामान्य इच्छा का उपयोग करेगा वो मजिस्ट्रेट की तरह होगा, सामान्य इच्छा बताएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। कहने का मतलब वो व्यक्ति भी स्थायी नहीं है, जो व्यक्ति जो भी बनेगा वो सामान्य इच्छा को काम में लेगा। इंपॉर्टेंट तो सामान्य इच्छा होगी, ठीक है ना। हालांकि सामान्य इच्छा लेवियाथन से भी खतरनाक होगी, लेकिन रूसों की सामान्य इच्छा में चूंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सारे के सारे मिलकर के ही शासन करेंगे, और जब सारे के सारे मिलकर शासन करेंगे तो सामान्य इच्छा नामक जो तत्व है वही सब कुछ होगा। और इस प्रकार से जो भी राजा बनेगा, यानी जो भी उस सामान्य इच्छा को प्रयोग करेगा वो एकदम मजिस्ट्रेट की तरह काम करेगा। अगर वो उसे गलत रूप से व्याख्या करता है या गलत रूप से सामान्य इच्छा को काम में लेता है तो पब्लिक उसे हटा देगी। भाई जो भी राजा बनेगा वो पब्लिक का ही तो है। जो भी प्रधानमंत्री, मंत्री कुछ भी बनने हैं वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत हैं, यानी वो हो चाहे न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है? पूरी पब्लिक मिलकर राज करती है, तो उसमें राजा का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, बस नाम का प्रधानमंत्री होता है। जैसे ब्रिटेन, जैसे स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या, लेकिन वहां प्रधानमंत्री मंत्री नहीं है, लेकिन उनका उतना महत्व नहीं होता जितना पब्लिक का होता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि लोक की बात ही रूसों ने सरकार को एक मजिस्ट्रेट ही रखा है, इससे ज्यादा ताकत नहीं दी सरकार को। तो हाँ, सामान्य इच्छा को जरूर ताकत दी है, और सामान्य इच्छा का मतलब सबके भले की इच्छा, और सबके भले की इच्छा जिसे घोषित कर दिया गया फिर वो निरंकुश हो गई। वो इच्छा कोई सी भी हो सकती है, तो इच्छा निरंकुश होती है, ध्यान रखना, व्यक्ति निरंकुश नहीं होता है रूसों में। ठीक है, अंत में हम देख लेते हैं राज्य की प्रकृति और राज्य की संप्रभुता के बारे में। ये पढ़ चुके वैसे, लेकिन नॉर्मली देखना जरूरी है। राज्य की प्रकृति की हम जब बात करें तो आंगिक प्रकृति है राज्य की। समाज के सारे सदस्य मिलकर के प्रत्येक व्यक्ति उस समाज का अंग है, क्योंकि उसने सारी शक्तियां समाज को दे दी हैं, और अंग होने के नाते ही उसे सारी शक्तियां ऑटोमेटिक 100वां हिस्सा उसको मिल ही जाता है। राज्य असीमित, अदेय, अविभाज्य, सर्वोच्च, शक्तिशाली है। निश्चित रूप से सर्वोच्च होगा, उसने ऐसा कुछ बनाया नहीं, कोई राजा बनाया हो, कुछ और बनाया हो। सारी पब्लिक क्या है? सर्वोच्च है। सामान्य इच्छा वहां पर सर्वोच्च है। रूसों के राज्य पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे कि होब्स ने आत्मरक्षा अगर नहीं राजा कर पाएगा तो राजा हट जाएगा। लोक के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता, समानता ये नहीं दे पाएगा, जीवन संपत्ति स्वतंत्रता ऐसा नहीं कर पाएगा लोक के अकॉर्डिंग राजा, तो लोक हटा देगा राजा को। लेकिन रूसों कहता है कि राजा हमने बनाया नहीं तो हटाएंगे किसको? अगली बात संप्रभुता। संप्रभुता का भी वही बात है, सबसे टॉप मोस्ट होनी है, क्योंकि सामान्य इच्छा ही सब कुछ है। तो असीमित, अविभाज्य, कभी न त्रुटि करने वाली संस्था है। रूसों के विचारों में लोकप्रिय संप्रभुता और है, वो लोकप्रिय भी है और निरंकुश भी है, कोई कंट्रोल कर भी नहीं सकता। उसके अनुसार राज्य, उसके राज्य पर संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग किया, बताई थी मैंने। राज्य के लिए जो है उसने कौन सा शब्द काम में लिया था? सामान्य इच्छा शब्द काम में लिया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।